अभी तक वंदे मातरम। अब हम चर्चा करने वाले हैं कि टर्म्स ऑफ ट्रेड का कंसेप्ट और मेजरमेंट कैसे हो। जैसे कि अभी तक हमने बताया ना कि टर्म्स ऑफ ट्रेड ऐसा होगा। टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है? विदेशी व्यापार में प्राइस को बताता है, प्राइस रेशियो बिटवीन डोमेस्टिक सेक्टर एंड फॉरेन सेक्टर, दोनों के बीच जो प्राइस रेशियो होता है उसको बताता है कि प्राइस यहाँ पे कैसा है किसी वस्तु का और वहाँ पे कैसा है। बस यही है, दैट इज टर्म्स ऑफ ट्रेड। या हम बोल सकते हैं, अगर मान लीजिए घरेलू अगर हम देखते हैं प्राइस लाइन, तो आप देखते हैं घरेलू मार्केट में प्राइस लाइन को किस प्रकार से दिखाया जाता है, ऐसे दिखाया जाता है, दैट इज प्राइस लाइन। लेकिन विदेशी व्यापार में क्या होता है? टर्म्स ऑफ ट्रेड के रूप में दिखाया जाता है। इसी को हम एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं। घरेलू व्यापार में इसे हम एक्सचेंज रेट कहते हैं। लेकिन जब विदेशी व्यापार में जाएंगे ना, विदेशी व्यापार में, तो वहाँ पे हम टर्म्स ऑफ ट्रेड बोलते हैं, बस और कुछ नहीं। हमें उम्मीद है ना सर कि आप लोगों को सारी चीज़ें एकदम बढ़िया से समझ में आ रही होगी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि टर्म्स ऑफ ट्रेड, कॉन्सेप्ट्स एंड मेजरमेंट क्या है, अर्थात उसको मापने की विधियाँ क्या क्या है, बस वही है। तो दो देशों के बीच होने वाले व्यापार से होने वाले लाभ का आकलन व्यापार शब्द की स्थिति के आधार पर किया जाता है। अर्थात जो दो देश है ना, उनके बीच में व्यापार से लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। जैसे मान लीजिए आप भारत किसी देश से, अर्थात यूएसए से या कहीं से यूके से अगर व्यापार कर रहा है, तो उससे भारत को लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, या फिर उससे यूएसए को हानि हो रहा है कि लाभ हो रहा है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लाभ होगी तभी हमें व्यापार करना सुलभ होगा, बढ़िया होगा, फेवर में होगा। आप देखेंगे कि बहुत समय की मतलब कि जब 19 की बात है, ट्रेंड्स अगर देखेंगे ना, ट्रेड कंपोजिशन, टर्म्स ऑफ ट्रेड कंपोजिशन अगर देखेंगे तो सबसे पहले कौन था? रसिया वगैरह से ज़्यादा व्यापार होता था। लेकिन बाद में क्या हुआ? रसिया से ज़्यादा व्यापार होता था, लेकिन एक कम्युनलिज्म कंट्री थी तो बहुत ही कम फायदा होता था उससे। बाद में इस समय वर्तमान में अगर देखें ना, तो आप जो भारत से व्यापार हो रहा है वो साउथ अफ्रीका वगैरह है, फिलीपींस में है, ब्रह्मोस मिसाइल इत्यादि। तो इन सारे कैटेगरीज के लोगों में, अर्ध विकसित देशों में, अधिकतर अल्प विकसित देशों में व्यापार कर रही है। और देखिए उससे ज़्यादा टर्म्स ऑफ ट्रेड बहुत ज़्यादा फेवर में, हमें बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा है। तो ये सब हमें देखना होगा। ये सब एप्लीकेशन है जो हम बता रहे हैं, इसे थोड़ी बता रहे हैं, ये सब एप्लीकेशन है। तो इस समय क्या कर रही है जो भारत सरकार है ना, भारत सरकार वो मुख्य रूप से इन सारे देशों के साथ साथ काम करे। देखिए विकसित देशों से व्यापार करने से मतलब ये है ना कि आपका इंपोर्ट ज़्यादा होगा, एक्सपोर्ट कम होगा। दूसरी बात, जब एक्सपोर्ट भी होगा तो ठीक है, लेकिन जो इंपोर्ट होगा वो ज़्यादा महंगा होता है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे पास में हानि बहुत ज़्यादा होती है अगर आप विकसित देशों के साथ व्यापार करते हैं तो। ओके, चलिए अब व्यापार शर्त की अवधारणा हमने बताया है कि व्यापार शर्त क्या है? दैट इज़ अ प्राइस रेशियो ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन मार्केट। ये दोनों के बीच प्राइस रेशियो बताता है। मुख्य रूप से अगर आप बोलें तो यह एक कीमत रेखा है जो विदेशी व्यापार में उपस्थित कीमत रेखा है। ठीक है, बस यही है। विदेशी कीमत रेखा को या विदेशी प्राइस लाइन को हम क्या बोलते हैं? टर्म्स ऑफ ट्रेड बोलते हैं। बस दैट्स इट। अब दो देशों के बीच होने वाले, अब उन्होंने कहा है कि लाभ का आकलन कैसे करेंगे व्यापार शर्त की स्थिति के आधार पर। ऐसे कि कोई भी देश कितना इंपोर्ट कर रहा है, कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, वो क्या बता रहा है? व्यापार शर्त है। एग्जाम्पल देखिए, व्यापार शर्त क्या होता है? यही ना है, दैट इज टर्म्स ऑफ ट्रेड। इसको कई बार बता चुके हैं हम। अब शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, हम ऑफर क्रम में भी पढ़े हैं, उसके बाद भी पढ़े हैं, TIC ट्रेड इंफ्लुएंस कर्व में जो जॉन स्मिथ ने दिया था, जेम्स स्मिथ, तो उसमें भी पढ़े हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या बताता है? टर्म्स ऑफ ट्रेड बताता है कि कोई एक देश यक्स, मान लीजिए यक्स वस्तु है और ये वाई वस्तु है, यहाँ पे ए देश है और बी देश है। तो मान लीजिए कि कोई भी देश जितना बेचना चाहता है, कोई भी देश अपनी वस्तु कितना बेच रहा है, उसके बदले किसी दूसरे देश का कितना वस्तु ले रहा है, दैट इज टर्म्स ऑफ ट्रेड। और इसकी इन सारी चीज़ों को हमने बताया था जब ऑफर कर शुरू किया था, तब ये परिभाषा हमने बताया। अब लाभ और हानि कैसे बताया गया है कि इसी से आप तय करेंगे? जी, इसी से तय करेंगे। कैसे करेंगे? अगर मान लीजिए देश से है वो यक्स की इतनी मात्रा, जैसे यक्स तो है, ये यक्स की मात्रा है और यक्स की इतनी मात्रा बेच रहा है, यक्स की इतनी मात्रा, इसका मतलब ये है कि वो इतनी मात्रा बेच रहा है।
और उसके बदले अगर वो केवल इतनी मात्रा खरीद रहा है ना, केवल इतनी मात्रा, इसका मतलब वो केवल क्या कर रहा है, इतनी मात्रा खरीद रहा है। अर्थात यक्स को हानि हो रही है, देश ए को हानि हो रही है। क्यों? क्योंकि वो यक्स को ज़्यादा बेच रहा है, लेकिन उसके बदले उसको केवल कितना खरीद रहा है, वाई की केवल इतनी मात्रा खरीद रहा है। दैट इज़ यहाँ पे लॉस ऑफ कंट्री ए। तो ये आप देख लिए ना कि कैसे। और फिर इसी प्रकार से कि एक देश कितनी वस्तु दे रहा है, एक देश कितनी एक्सपोर्ट कर रहा है, उसके बदले वो कितना इंपोर्ट करता है। दैट इज़ ट्रेड, टर्म्स ऑफ ट्रेड। और वहीं से हमें लाभ का पता चलता है कि आप कितना वस्तु दे रहे हैं। मान लीजिए आपने 50 वस्तु दिया और उसके बदले आपने केवल 10 वस्तु लिया, जिसका मतलब आपको हानि हुई 40 वस्तु के अनुपात में। तो इसी को हम किसे, जब तक भी आप टर्म्स ऑफ ट्रेड पता नहीं चलता तो हम क्या कर सकते हैं, लाभ वगैरह कुछ नहीं बता सकते। तो हमें अवधारणा में मापन करना है। तो चलिए हमें मापन करना है। अब व्यापार शब्द का मापन करना सबसे इम्पोर्टेंट है। कहने के लिए तो हमने कह दिया कि अगर आप ऐसे किए एग्जाम्पल, कहने के लिए तो हमने कह ही दिया कि अगर इस प्रकार से व्यापार शर्त है, ठीक है, और यहाँ पे एग्जाम्पल दैट कि यहाँ पे अगर मान लीजिए व्यापार हो रहा है तो देश ए इतना, मतलब कि इतना बेच रहा है और केवल इतना खरीद रहा है, इसका मतलब कि इतने वस्तु के बदले इसको केवल इतना मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, हानि। लेकिन इसका मापन कैसे करेंगे कि कितना रुपये का ये था और कितने रुपये का है एक्चुअल में। मतलब फिगर से तो हम दिखा दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में इसका मापन कैसे करेंगे। तो उसी के लिए व्यापार शर्त की विभिन्न अवधारणाएं हैं। उसके मापन के लिए व्यापार शर्त की बहुत सारी मापन की विधियां हैं, उसको हम देखेंगे। 6-7 प्रकृति है, उसको देख लीजिए। और सकल वस्तु विनिमय व्यापार शर्त, ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। उसके बाद निवल वस्तु विनिमय व्यापार शर्त, नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। आय व्यापार शर्त, इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड। एकल साधनात्मक, सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड। द्विसाधनात्मक, डबल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड। वास्तविक लागत और व्यापार शर्त, रियल कॉस्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड। उपयोगिता व्यापार शर्त, यूटिलिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड। अब इतना है। अब इसको हम एक एक करके देखते हैं। ये क्या बता रहा है कि कैसे, ये क्या बता रहा है, मापन कर रहा है कि कितना देश कितना एक्सपोर्ट करेगा, कितना इंपोर्ट करेगा। इस फार्मूले पे ये फार्मूला दे रहा है। ये सारी चीज़ें क्या दे रहे हैं, फार्मूला दे रहे हैं कि इस फार्मूले पे रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कोई भी देश कितना इंपोर्ट करा, कितना एक्सपोर्ट करा। दैट्स वाई उसके बाद हमें क्या हो जाएगा, लाभ का भी पता चल जाएगा। चलिए, लाभ का भी मापन हो जाएगा, व्यापार का भी मापन हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं सकल वस्तु विनिमय व्यापार शर्त या ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड को हम सबसे पहले देखेंगे। इसको FW टाजिंग ने 1927 में दिया था। तो आप इसे देखिएगा, लास्ट में हम इसको स्क्रॉल करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सो डोंट वरी, मतलब बढ़िया से पढ़िए, ठीक है। लास्ट में स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसको पढ़िएगा ना। FW टाजिंग ने 1927 में दिया था कि कैसे व्यापार शर्त का मापन करेंगे। और कितना कन्फर्म है कि व्यापार शर्त का जब मापन हो गया ना तो हम लाभ इससे कैसे होगा इसको हम जान जाएंगे। अब देखिए, व्यापार शर्त के लिए जो सकल वस्तु, एक सेकंड, क्या नाम है, सकल वस्तु विनिमय व्यापार शर्त, ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो सकल वस्तु विनिमय व्यापार शर्त में हम कैसे निकालेंगे उसको हम देख लीजिए। उसको निकालने का फार्मूला TG = M/Q/XQ और इंटू 100। देखिए, जब ये क्या है, जैसे मान लीजिए TG है ना, TG क्या बता रहा है, TG बता रहा है कि सकल वस्तु विनिमय व्यापार शर्त, टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो ग्रॉस बार्टर T क्या बता रहा है, देखिए यहाँ पे अगर हम T लिखेंगे ना, T इसका मतलब टर्म्स ऑफ ट्रेड, G मतलब ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो यही ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड को बता रहा है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। चलिए, एक चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, मतलब कि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। एक चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है कि, एक सेकंड इसको इरेज कर दें, देन हम लोग देखते हैं यहाँ MQ क्या है, MQ क्या है। फिर अगर हम बात करें तो फिर ये वाला MQ क्या है, MQ क्या है, फिर XQ क्या है, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं। चलिए यहाँ से हम देखते हैं। TG का मतलब होता है कि ग्रॉस वाटर टर्म्स ऑफ ट्रेड, और फिर T से टर्म्स ऑफ ट्रेड बता रहा है। अब यहाँ से जो MQ है, जो यहाँ पे MQ है ना, और फिर यहाँ पे XQ है इंटू 100, ये बता रहा है ना कि जो MQ ये बता रहा है कि आप इंपोर्ट की क्वांटिटी कितनी मात्रा में आप इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब किसी वस्तु को कितनी मात्रा में इंपोर्ट कर रहे हैं, और अपने वहाँ से कितनी वस्तुओं का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितनी मात्रा का।
ठीक है। तो जब अगर आप इतना हमें पता कर लेंगे, लास्ट में इंटू 100 क्यों है, इंटू 100। जब हम सूचकांक तैयार करते हैं ना, इंडेक्स नंबर, तो हमें ये जो मापन करते हैं ये वाकई ये तो बोलें तो इंडेक्स नंबर है, इंडेक्स मेथड है, इंडेक्स मेथड से हम उसका मापन कर रहे हैं। दैट्स वाई जो m/q है ये है आयात की मात्रा सूचकांक। जो m/q है ना ये क्या है, आयातों की मात्रा सूचकांक। सूचकांक क्यों लेते हैं, सूचकांक इसलिए लेते हैं क्योंकि अगर हम आयात की केवल मात्रा को लेंगे तो आयात को ऐसे मात्रा को केवल इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि आयात में वस्तु की कोई वस्तु भी हो सकता है, वह वस्तु हो सकता है, मान लीजिए कोई ठोस हो, ठोस वस्तु मतलब गेहूँ हो, आटा हो, चावल, उसको किलो से तौल लेंगे। मेजरमेंट ऑफ वैल्यू अलग अलग है, सबका मेजरमेंट अलग अलग है ना। ऐसे मान लीजिए अगर हो सकता है तेल हो, किसी ने तेल का लिया हो, ठीक है। अब तेल कोई लिया है तो मान लीजिए उसको हम लीटर, उसका पैमाना है मेजरमेंट लीटर में उसको नापते हैं। उसके अलावा देयर आर मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें आप इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उसका मेजरमेंट अलग अलग होता है। लेकिन जो इंडेक्स नंबर की यही खूबी है कि सारी मतलब वस्तु हो, सेवा हो और सारी चीज़ें वो क्या करता है, वो एक वैल्यू के रूप में ऐड करता है। इसका मतलब ये है कि सबका एक औसत अनुपात, इंडेक्स नंबर क्या है, यह एक औसत माध्य है, यह एक औसत माध्य है जो सबकी औसत क्वांटिटी को बता रहा है, औसत मात्रा बता देगा वो। दैट्स वाई हम इंडेक्स नंबर का लेते हैं क्योंकि हमारे पास मेजरमेंट जो विभिन्न वस्तुओं के मेजरमेंट ऑफ वैल्यू अलग अलग है, इसीलिए हम इंडेक्स नंबर का प्रयोग करते हैं। तो जो इंडेक्स नंबर क्या करता है कि जो सबके भले ही मेजरमेंट अलग अलग है लेकिन उसके औसत माध्य को बताता है। सूचकांक का मतलब ही है कि वो औसत माध्य को बताता है। चलिए तो अब ये क्या है, MQ है निर्यातों की मात्रा सूचकांक, और यहाँ पे MQ क्या है, आयातों की मात्रा सूचकांक, और XQ क्या है, निर्यातों की मात्रा सूचकांक। तो आप इसे ध्यान रखिए। सूचकांक क्यों, क्योंकि सूचकांक एक ऐसा माध्य होता है ना जो विभिन्न वस्तु अर्थात जिसकी मेजरमेंट ऑफ वैल्यू अलग हो, किसी का किलो है, किसी का लीटर हो, किसी का मतलब अलग अलग हो, तो उसको क्या करता है, उसको एवरेज रूप में प्रदान करता है, एवरेज रूप में उसका मेजरमेंट कर लेता है। दैट्स वाई हम इसे क्या बोल रहे हैं, इसीलिए हम इसको जो MQ मतलब आयात की गई मात्रा है ना, उसको हम उसके इंडेक्स के रूप में लिख रहे हैं, इसे हम बोल रहे हैं आयातों की मात्रा सूचकांक। लास्ट में आपको दे देंगे, आप इसको स्क्रॉल करके पढ़ लीजिएगा दोबारा, ठीक। तो MQ है निर्यातों की मात्रा, आयातों की मात्रा सूचकांक XQ है निर्यातों की मात्रा सूचकांक, इंटू 100 कर देंगे तो इस सूचकांक के लिए हम 100 का प्रयोग करते हैं, फिर पता चल जाएगा। अगर मान लीजिए, ठीक है, और सारी चीज़ें बस यही है, सकल वस्तु विनिमय व्यापार सूत्र, यही फार्मूला है, ठीक है। चलिए देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए मेजरमेंट किया है। और एक चीज़ और है कि अगर हम कोई भी इंडेक्स नंबर लेते हैं और फिर उसके हिसाब से अगर हम मानते हैं तो चूँकि हम दो देश के बीच में अगर आप देखिए, अब आयात है, अगर मान लीजिए आपने आयात किया और फिर आपने निर्यात किया, ठीक है, तो जैसे लाभ तब पता चलेगा जब आप दो समय के बीच तुलना करेंगे। मतलब कि 2010 में आपने इंपोर्ट किया था तो कितना पैसा मिला था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया था तो आपको कितना मतलब कि पैसा मिला था, और फिर आपने 2012 में इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया तो आपको कितना मतलब पैसा प्राप्त होगा। उससे हम बता सकते हैं कि पिछले अवधि की तुलना में इस अवधि में हमें लाभ हुआ कि नहीं। इसीलिए इंडेक्स नंबर को जब हम शुरू करते हैं ना, तो जो पिछली अवधि होती है उसको 0 मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी हमें इंडेक्स नंबर निकालना है और हमारे पास बेस ईयर, अगर मान लीजिए हमारे पास बेस अभी पता नहीं है, ठीक है, तो हम अगर इसे पता नहीं है कि हमारे पास कितना पैसा मिला था पिछली बार, तो हम पता है क्या करेंगे, इस बार को हम 100 मान लेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए हमें व्यापार शर्त जानना है और सकल वस्तु विनिमय व्यापार शर्त के द्वारा अगर हम इस अर्थात TG के माध्यम से अगर हमें जानना है, TG के माध्यम से, तो हम क्या करेंगे कि जो इसके पिछले वाला व्यापार शर्त है ना, उसको हम 100 मानेंगे। 100 मतलब उसके इंपोर्ट को भी 100 मानेंगे, एक्सपोर्ट को भी 100 मानेंगे। और आप जानते हैं कि जब इंपोर्ट को 100 मानेंगे और फिर एक्सपोर्ट को 100 मानेंगे ना, लास्ट में 100 है तो 100 से 100 कट जाएगा, बचेगा 100, तो इसका वैल्यू ही तो पूरा इंडेक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, तो पूरा जो इंडेक्स है उसका वैल्यू ही 100 आ जाएगा। दैट्स वाई जो हाँ पिछले वाला व्यापार शर्त है, और अगर हम पहली बार व्यापार शर्त का निकाल रहे हैं इस माध्यम से, हमें पिछले वाले व्यापार शर्त को क्या करना होगा, 100 मानना हो और फिर उसका वैल्यू सेम आएगा। अब जब इस साल निकाल रहे हैं ना, तो अब उसका जब हम मान रखेंगे, मान लीजिए पिछली बार की तुलना में कितना परसेंट, 20% वृद्धि हो गई, अर्थात हमारे पास कितना रुपया आ गया। मान लीजिए 100 था, 100 जो मात्रा कितनी थी,
जो एम क्यू थी मान लीजिए पहले 100 था, एक सेकेंड, एम क्यू पहले कितना था, 100 था, 100 एम क्यू यहाँ पे 100 था और फिर एक्स क्यू भी 100 था, दोनों 100 था। तो हमारे पास आंसर कितना आया, हमारे पास आंसर कितना आया, ये 100 आया, आंसर 100 आया। लेकिन वर्तमान में क्या है, इस वाले में जो एम क्यू है ना, निर्यात की मात्रा, ये क्या हो गया, 120 हो गया। तो निर्यात तो बढ़ गया लेकिन आयात तो वहीं पे है। तो हमारे जो वैल्यू है ना, उसका मान कितना आएगा, जो वैल्यू है, जो हमारा वैल्यू है का मतलब जो हमारा जो टीजी का मान है वो कितना आएगा। यहाँ पे निर्यात तो ये तो निर्यात जो आयात की मात्रा एम क्यू है तो 120 हो गई, लेकिन निर्यात कितना है, 100। और फिर सूचकांक के लिए मैंने 100 लिखा, 100 से 100 कट गया, 120 बच गया, बस 120 रख दिया। तो पिछली बार की तुलना में क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। लेकिन बस अगर उल्टा हो कि अगर एम क्यू की जगह पे 80 आ जाए, 80 की मात्रा हो जाए और सारी चीज़ें वही हों तो 100 से 100 कट जाएगा, बचेगा 80। तो 80 अर्थात पिछली बार की तुलना में हमें हानि हुई है। बस इसी तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं। बाकी अभी हम लास्ट में स्क्रॉल करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, बस यही है व्यापार शर्त। और सूचकांक के रूप में हम इसे क्यों व्यक्त करते हैं मैंने बताया आपको, मात्रा सूचकांक के रूप में। और तो लगभग सब सेम ही है, पढ़ लीजिएगा और लास्ट में। चलिए, निवल वस्तु व्यापार से इसको भी टाजिंग ने उसी 1927 में दिया था। पता है क्यों दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा था वस्तु की मात्रा तो हमें पता चल गया, एक चीज़ और हमें जानना जरूरी है। एक चीज़ अभी तक जब हमने सूचकांक बनाया था, ठीक है, तो वो क्या था, अगर आप देखें तो निर्यातों की मात्रा ऊपर थी, अर्थात निर्यातों की मात्रा ऊपर थी, एम क्यू था, और फिर आयातों की मात्रा अर्थात एक्स क्यू नीचे था। क्यों था, क्योंकि अगर निर्यात और आयात के बारे में देखेंगे ना, तो अगर आप ज़्यादा आयात करेंगे यक्स की तुलना में, इसे मान लीजिए आपने यक्स की मात्रा, इसे मान लीजिए यक्स है निर्यात, तो निर्यात आपने कम किया और यम अर्थात आयात आपने ज़्यादा किया, इसका मतलब आपने बेनिफिट में, क्योंकि आप मात्रा के रूप में देख रहे हैं। जब मात्रा के रूप में देखेंगे तो अगर आप आयात ज़्यादा करेंगे तब बेनिफिट होगा निर्यात की तुलना में। आयात ज़्यादा कर रहे हैं इसका मतलब ज़्यादा वस्तु ले रहे हैं, और निर्यात ज़्यादा कर रहे हैं इसका मतलब कि कम वस्तु, निर्यात ज़्यादा कर रहे हैं इसका मतलब कि निर्यात ज़्यादा वस्तु को दे रहे हैं, त्याग रहे हैं। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब ऐसी स्थिति आएगी कि हमें मात्रा के रूप में जब हमें दिखाना होता है तो हम उसे एक्स अपान क्यू यम अपान क्यू अपान यम क्यू और उसके बाद अपान एक्स क्यू के रूप में दिखाते हैं। क्यों, क्योंकि ये आयातों की मात्रा है और फिर निर्यातों की मात्रा है। ठीक है, तो ये यम है हमारे पक्ष में, लेकिन जब प्राइस के रूप में दिखाते हैं ना, प्राइस तब चेंज हो जाता है, तब एक्सपी के रूप में दिखाएंगे। जब नेक्स्ट निवल वस्तु व्यापार शर्त ना, उसको हम प्राइस के रूप में दिखाते हैं कि वास्तव में हमें प्राइस कितना मिल रहा है, उसकी कीमत कितनी है, केवल मात्रा से मतलब नहीं। ये जो निवल वस्तु व्यापार शर्त बताता है कि हमें मात्रा से नहीं स्पष्ट होगा कि लाभ कितना हुआ है, कितनी हानि हो रही, हमें उसके लिए उसकी प्राइस देखनी होगी कि कितने प्राइस का बेचा गया और कितने प्राइस का खरीदा गया। कितना रुपये का प्राइस मतलब रुपया, कितने रुपये का आपने बेचा है, कितने प्राइस का, और कितने प्राइस का खरीदा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तब जाके हमें लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए, बस जैसे ही वो सारी चीज़ें हुई ना, मतलब कि जैसे ही आप जब वस्तु की बात थी तो एम क्यू लेते थे और फिर एक्स क्यू लेते थे, मतलब इसकी मात्रा और फिर इसकी मात्रा। लेकिन जैसे ही उल्टा हो गया, मतलब कि जैसे ही प्राइस की बात आई सीधे उल्टा हो गया कि एक्सपी प्राइस ऑफ एक्स अपान प्राइस ऑफ यम इंटू 100 हो गया। प्राइस के रूप में हम देखेंगे कि कितनी कीमत का बेचे, कितनी कीमत का खरीदे, तब हमें शुद्ध लाभ, हमें जब दो अवधि के बीच में तुलना करेंगे तो हमें लाभ प्राप्त तो होगा या लाभ हम देखने को मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर क्वांटिटी की मात्रा में रहेगा तो उल्टा यम क्यू अपान एक्स क्यू रहेगा, लेकिन जैसे ही प्राइस के रूप में लेंगे सीधे उल्टा हो जाएगा, एक्स पी अपान एम पी हो जाएगा। आप कितने मूल्य का एक्सपोर्ट किए, कितने मूल्य का इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप कम मूल्य का इंपोर्ट कर रहे हैं इसका मतलब बढ़िया है, ज़्यादा मूल्य का एक्सपोर्ट कर रहे हैं इसका मतलब ज़्यादा पैसा आप में आएगा। लेकिन वहाँ पे चीज़ दूसरी थी वस्तु की तुलना में, तो वो अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। बस वही है, अब इसको फिर ले लेते हैं जितना पैसे का ले रहे हैं।
बस कुछ नहीं है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा, बस वही सारी उदाहरण है। अब देख लेते हैं आय व्यापार शर्त। G.S. लॉरेंस ने 1948-49 में इस व्यापार शर्त का अवधारण दिया, आय व्यापार शर्त। ठीक है, अब आय व्यापार शर्त का क्या मतलब है? आप जानते हैं ना कि प्राइस इंटू क्यू इक्वल टू व्हाट? टोटल रेवेन्यू। मतलब हमारे पास आय आ जाएगी। तो जो एक G.S. लॉरेंस ने, इन्होंने क्या किया था 1948-49 में 48-49 की बात है, इन्होंने इस आय व्यापार शर्त को दिया कि हमें पता करना है टोटल रेवेन्यू कितना हमें मिल रहा है, अर्थात टोटल रेवेन्यू मान लीजिए 2 अवधि के बीच में। तो मान लीजिए हमने इसको सॉल्व किया, हमारे टोटल रेवेन्यू कितना आया, यहाँ पे दिया ही है, क्या लिखे, अब देखिए 2010 में, यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया लिखा है, 2010 में ना, 2010 में टोटल रेवेन्यू हमें मिल रहा है, इसको सॉल्व करने से 100, और टोटल रेवेन्यू 2020 में अगर हमें मिल रहा है 108। इसका मतलब व्यापार शर्त क्या हुआ, हमारे अनुकूल है, हमारे अनुकूल है व्यापार शर्त, हमें लाभ हुआ व्यापार शर्त। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए कैसे निकालेंगे कि हम जानते हैं कि प्राइस में क्वांटिटी से गुणा करते हैं तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। इसीलिए आपने क्या किया है, सबसे पहले जो आय व्यापार शर्त है इसको TI से दिखाया है, और फिर XP/MP। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है ना कि आपने कितने, मतलब कि प्राइस, आपने कितने प्राइस का X को बेचा, कितने प्राइस का M को, मतलब कितने प्राइस का आपने आयात किया और कितने प्राइस का निर्यात किया। अब इसमें अगर हम XQ जोड़ देंगे, XQ मतलब क्या कि निर्यात की मात्रा और आयात की मात्रा दोनों को XQ बता रहा है। तो जब दोनों को XQ बता रहा है ना, देखिए यहाँ पे XQ क्या है, XQ निर्यातों की मात्रा सूचकांक को व्यक्त करता है, और XP की कीमत सूचकांक को व्यक्त करता था जो, ठीक है। और फिर जहाँ पे जो MP है, MP, XQ और XP, आप इन सारी चीज़ों को देखिएगा। बस निर्यातों की कीमत सूचकांक को व्यक्त करता है, XQ क्या होता है, निर्यातों की मात्रा सूचकांक को व्यक्त करता है, TI आय व्यापार शर्त को व्यक्त करता है, MP आयातों की कीमत सूचकांक को व्यक्त करता है। तो बस यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो XQ है ना, वो निर्यातों की कीमत सूचकांक को व्यक्त करता है, अर्थात आपने कितने प्राइस का निर्यात किया, मतलब आपको आय कितनी मिले, एक्सपोर्ट करने से आय, रेवेन्यू पूरा कितना मिल रहा है वो हमें बताएगा। और फिर जब हम उसका कंपैरिजन करेंगे ना, तो हमें मिलेगा कि हमें मतलब हानि हुई है या लाभ हुआ है। ठीक है, अब आप बोलेंगे ना कि ये कैसे है, कि मतलब कि X/P और फिर उसके अलावा XP और अपान में जब MP है, तो यार इसको काहे, मतलब कि बाद में ऐसे TN क्यों लिख दिया गया? क्योंकि हम जानते हैं कि जो TN है ना, TN क्या है, एक सेकेंड हम यहाँ पे देख ले रहे हैं, TN क्या है, ये निवल व्यापार शर्त, ये है निवल वस्तु विनिमय व्यापार शर्त, और उसी को XP/MP बोलते हैं। इसीलिए हम आय व्यापार शर्त में XP/MP की जगह पे, XP/MP की जगह पे TN रख दिए यहाँ पे, और इसीलिए ये छोटा हो गया। XP क्या है, आप कितनी मात्रा में व्यापार कर रहे हैं, कितनी वस्तुओं का व्यापार कर रहे हैं, और XQ क्या है, कितनी मतलब मात्रा में व्यापार कर सकते हैं, XP क्या है, उसका प्राइस क्या है, दोनों को आप जोड़ दिए टोटल रेवेन्यू निकल गया। अर्थात ये बता रहा है कि कितनी रेवेन्यू हमें व्यापार करने से प्राप्त हुई है या एक्सपोर्ट करने से प्राप्त हुई है। वही उसी से जब 2 अवधि के बीच, अर्थात 2010 या 2020 या कोई भी 2 अवधि के बीच में जब तुलना करेंगे तो हम पता करेंगे, अगर मान लीजिए 2010 में अगर 100 का व्यापार कर रहे थे, 2010 में अगर 100 रुपये का व्यापार था, और 2020 में 108 रुपये हमारे पास हो गया, अर्थात किसका मान, TI का मान 108 रुपये। इसका मतलब व्यापार शर्त प्रतिकूल हुआ है, हमारे पास ज़्यादा लाभ हुआ है। समझ में आ रहा है? फिर हम देखेंगे एकल साधनात्मक। एकल साधनात्मक में बस वही है कि जो TN है ना, TN हमने इसके पहले TN XP/MP था, जैकब वाइनर ने इसको दिया था एकल साधनात्मक व्यापार शर्त 1937 में। इसमें था कि उसके बाद उन्होंने आयात उत्पादकता का जोड़ दिया, जैसे कि जो देश निर्यात कर रहा है ना, उसकी उत्पादकता क्या है, देखिए लिखा है XZ क्या है, निर्यात क्षेत्र की उत्पादकता सूचकांक, अर्थात उन दोनों के अलावा निर्यात क्षेत्र की उत्पादकता सूचकांक को जोड़ दिया है, और फिर ये आंसर आ गया। फिर लास्ट में फिर वही जैकब वाइनर ने ही 1937 में एक बार और दिया, एक और फार्मूला दिया, ये वाला दिया कि इन्होंने कहा था कि जो XP क्या है,
वो निर्यात कीमत सूचकांक, एमपी क्या है, आयात कीमत सूचकांक। उन्होंने उसके बाद जो एकल साधनात्मक था, केवल एक देश के साधन का प्रयोग किया था, इसलिए एकल साधनात्मक, अर्थात XZ था। अर्थात उत्पादकता बता रहा था एक्सपोर्ट वाले देश का। अब तो इन्होंने द्विसाधनात्मक व्यापार शर्त में उन्होंने उत्पादकता जो जिस देश से आप आयात कर रहे हैं ना, जो देश से आयात कर रहा है उस देश का भी, अर्थात दूसरे देश का भी हमें उत्पादकता सूचकांक हमें चाहिए। ये बहुत डिफ़िकल्ट है वास्तव में, तो इसका प्रयोग हो नहीं सकता, लेकिन इन्होंने दिया है। ठीक है, अर्थात आयात, देखिए इन्होंने कहा है, क्या दिया है, यहाँ पे XZ क्या है, निर्यात क्षेत्र की उत्पादकता सूचकांक, ये तो सही है, लेकिन MZ क्या है, आयात क्षेत्र की उत्पादकता सूचकांक, जो मेजर करना आसान नहीं है, बहुत ही दिक्कत होती है डाटा लेने में और बहुत सारी चीज़ें। बाद में आता है वास्तविक लागत व्यापार शर्त या व्यापार शर्त। तो इसमें क्या होता है, इसको अगर हम देखें तो इसको कैसे शामिल करेंगे वास्तविक लागत को, तो बस सारी चीज़ें तो आप देख ही रहे हैं, व्यापार शर्त जैसे था वैसे सब कुछ आपके पास है, सब कुछ आपको, सब XP पता है, MP पता है बस। और फिर XZ क्या है, मतलब XZ है व्यापार एक्सपोर्ट सेक्टर की, अर्थात जो देश निर्यात कर रहा है उसकी उत्पादकता कितनी है। और फिर XR क्या है, अर्थात जो देश निर्यात कर रहा है ना उसकी निर्यात के उत्पादकता की वास्तविक लागत क्या है, मतलब जो निर्यात किया है उन्होंने ना उत्पादन की, उसकी वास्तविक लागत मतलब कि पैसे के रूप में उसकी लागत नहीं देख रहे हैं, वो वस्तुओं और सेवाओं के रूप में कितनी लागत होगी उसको देख रहे हैं। वास्तविक लागत क्या है, देखिए दो प्रकार से इनकम होता है, रियल इनकम। एक होता है इनकम Y, इसे मान लीजिए हम एक होता है Y, उसे मान लीजिए 50 रुपया आपके पास 50 रुपया है, लेकिन वही एक तरीके से और इनकम को, वही Y को हम लिख सकते हैं, मतलब दोनों Y को हम, रियल इनकम को या फिर वैसे मॉनेटरी इनकम को भी हम कभी कभी Y लिख देते हैं कई जगह। अब यहाँ पे सुविधा के लिए हम लिख दे रहे हैं YM, अर्थात मॉनेटरी इनकम अगर मान लीजिए ना 50 रुपया है, लेकिन 50 रुपया में अगर आपके पास उपलब्ध वस्तु कितना है, आपको 50 रुपये में वस्तु कितना मिलेगा, तो इसे YR मान लीजिए 10 वस्तु मिल रहा है ना, तो वही 10 वस्तु का आपका रियल इनकम। अर्थात YM क्या है, मॉनेटरी इनकम क्या, आपके पास 50 रुपया है, लेकिन उस 50 रुपया में जो आपके पास पैसा है, आपके मान लीजिए 50 रुपया पैसा है, लेकिन आप उसमें कितना वस्तु खरीद सकते हैं, मान लीजिए 10 रुपया खरीद सकते हैं ना, तो वही आपकी रियल इनकम होगी। तो जो वस्तु खरीद सकते हैं आप, तो वो वस्तु क्या है, रियल इनकम, समझ रहे हैं। तो चलिए समझ, ठीक है। तो आप वास्तविक लागत व्यापार शर्त क्या है, अर्थात तो वो शामिल कर रही है XR को, बस XZ आपको पता है और फिर XP MP पता है, बस आपको इसमें क्या जोड़ना है, XR मतलब निर्यातों के उत्पादन की वास्तविक लागत, जो निर्यात हो रहा है ना उसका, जो निर्यात जो वस्तुएं हो रही उसके उत्पादन में जो वास्तविक लागत आ रहा है उसको बता रहे हैं। अब उपयोगिता व्यापार शर्त सबसे शानदार और सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन वास्तव में मापनीय नहीं है। आय व्यापार शर्त होता है या कीमत व्यापार शर्त सबसे ज़्यादा सर्वसामान्य सर्वसाधारण है। तो जो कीमत सूचकांक है ना उसी को हर जगह एक्सेप्ट किया गया, आप इसे ध्यान रखिएगा। अब उपयोगिता व्यापार शर्त क्या है, व्यापार शर्त के इस अवधारणा का प्रतिपादन D.H. रॉबर्टसन ने किया था। रॉबर्टसन का यह मत था कि यही अवधारणा वास्तव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि रॉबर्टसन का जो मत था कि यह अवधारणा वास्तविक व्यापार शर्त, ट्रू टर्म्स ऑफ ट्रेड, यही होता है वास्तव में। अब ये क्या है, अब देखिए आप सब जानते हैं इसमें, जैसे कि आप सारी चीज़ें जानते हैं, TU बराबर, इसे जो उपयोगिता व्यापार शर्त है ना उसको TU से दिखाते हैं, TU से उसका मापन करते हैं व्यापार शर्त का। तो XP MP पता है आपको, XZ XR पता है आपको, 1/UM क्या है, तो 1/UM ये है कि UM क्या बता रहा है, UM ये बता रहा है कि निर्यात के उत्पादन के कारण उपयोगिता। देखिए इन्होंने कहा कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक देश अगर निर्यात कर रहा है ना वस्तुओं को, मान लीजिए हमने निर्यात किया वस्तुओं को, उसके कारण जो हम, जैसे जो दूसरा देश है, जैसे मान लीजिए हमने निर्यात किया, एक सेकंड यहाँ पे लिखा है, UM निर्यातों के उत्पादन के कारण उपयोगिता में होने वाली ह्रास को व्यक्त करता है। जैसे मान लीजिए किसी के देश के पास बहुत बढ़िया उन्नत चीज़ है, जैसे मान लीजिए भारत के पास गेहूँ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गेहूँ, अब बाहरी कीमत में मान लीजिए कि विदेश में उसकी मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई और लोग 1 किलो का मान लीजिए कि 500 रुपया देने लगे 1 किलो गेहूँ का, तो भारत सरकार क्या करेगी, सारा बेचने लगेगी जल्दी जल्दी कि उसको ज़्यादा पैसा मिल रहा है। अब मान लीजिए एग्जाम्पल दैट हाइपोथेटिकल 50 कुंटल गेहूँ है,
अब उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है बाहर से, तो क्या करेगा, 30 कुंटल या 40 कुंटल सब बेच ही देगा, बस थोड़ा सा रखेगा। तो उसके कारण जो देश में है ना, जो उस देश के लोग उसको खा रहे थे, कंज्यूम कर रहे थे, उसके लिए हानि होगी, उसको मिलेगा नहीं जल्दी, उसकी उपयोगिता की हानि होगी। क्यों? क्योंकि वो जितना चाहिए उसको मिल नहीं रहा है। इसीलिए जो अपने देश है ना, उन लोगों के लिए उपयोगिता की हानि हो रही है। जैसे हमारे पास जो चीज़ है उसको बेचने से हमारे देश में क्या हो रहा है, जो लोग हैं ना उनकी उपयोगिता की हानि हो रही है, मतलब उनको मिल ही नहीं रहा खरीदने के लिए, कोई और चीज़ खा रहे हैं, इसलिए उनकी उपयोगिता की क्या हो रही है, हानि हो रही है। दैट्स वाई इसी को उन्होंने कहा है ट्रू टर्म्स ऑफ ट्रेड, अर्थात जो D.H. रॉबर्टसन ने दिया ना उसे वास्तविक व्यापार शर्त या ट्रू टर्म्स ऑफ ट्रेड के नाम से इस उपयोगिता सूचकांक को माना है, व्यापार शर्त को माना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, व्यापार शर्त के निर्धारण प्रमुख कारण, मतलब व्यापार शर्त को निर्धारित करने वाले कौन से कारक हैं, तो आयात एवं निर्यातों की मांग में विवर्तन, प्रशुल्क मतलब टैरिफ। वो टैरिफ क्या है कि जो सीमा पर लगाए वाला जाने वाला कर ही प्रशुल्क या टैरिफ कहलाता है। अवमूल्यन क्या है, डिवैल्यूएशन अगर आप कर दें तो भी व्यापार शर्त में डगमगा जाता है व्यापार शर्त। उसके अलावा आर्थिक विकास एवं समृद्धि, आर्थिक विकास कैसे है, समृद्धि ग्रोथ कैसे चल रहा है, राष्ट्र क्या है, बढ़ रहा है कि नहीं, वो सब व्यापार शर्त निर्धारण, व्यापार शर्त पे प्रभाव पड़ता है। ठीक है, व्यापार शर्त के निर्धारण में उसका भी प्रभाव पड़ता है कि आपके देश का विकास कैसा है। अब मान लीजिए ना, जब व्यापार शर्त होगा ना तो किसी देश के आयात और निर्यातों की मांग तथा पूर्ति में परिवर्तन होगा। मान लीजिए अगर कोई देश व्यापार शर्त में होने, देखिए व्यापार शर्त में होने वाला परिवर्तन, अगर मान लीजिए किसी देश की व्यापार शर्त में परिवर्तन हो रहा है ना, तो उस देश के आयात और निर्यात की मांग तथा पूर्ति में होने वाले परिवर्तन की स्थिति में परिवर्तन होगा। और फिर उन्होंने कहा जो मांग और पूर्ति में होने वाले परिवर्तन किस पे निर्भर करता है, आयातों एवं निर्यातों, जो आयात और निर्यात है ना, आयात और निर्यात, उसकी मांग और पूर्ति में होने वाला परिवर्तन किस पे निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है, इस पे देखिए इन सारी चीज़ें, कई चीज़ें हैं। जनसंख्या का आकार एवं उसमें वृद्धि, जैसे मान लीजिए जनसंख्या का आकार होगा तो क्या होगा, आयातों एवं निर्यातों की मांग और पूर्ति में परिवर्तन होगा कि नहीं, आयातों की मांग ज़्यादा होगी, निर्यात की आपूर्ति के लिए संसाधनों की उपलब्धता दूसरा है, तीसरा है आयात एवं निर्यात किए जाने वाली वस्तुओं की प्रकृति कैसी है, वस्तुओं की विविधता की स्थिति कैसी है, आयातित वस्तुओं के प्रति पसंदगी आयात करने की क्षमता कैसी है, सरकार की व्यापार एवं वाणिज्य नीतियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आए। जैसे मान लीजिए व्यापार, सरकार की व्यापार और वाणिज्य नीतियाँ का मतलब क्या है, इसे हम प्रशुल्क और अवमूल्यन के नाम से छोटे फॉर्म में जानते हैं। मान लीजिए सरकार ने प्रशुल्क ज़्यादा लगा दिया, इसका मतलब क्या हो गया, मतलब इंपोर्ट पे अगर ज़्यादा प्रशुल्क लगा दिया तो आयात की मात्रा गड़बड़ा जाएगी, डगमग हो जाएगी, आप कम आयात करेंगे। यही सारी चीज़ें हैं। मैं उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई, चूँकि टॉपिक बड़ा था इसलिए बहुत जल्दी कवर किए हैं। ठीक है, मजबूरी थी क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक था, इसको समझाने में बहुत टाइम लगता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर इसे अलग से पढ़ लीजिएगा, देन आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। आप इस सब का स्क्रीनशॉट ले लें, देन आप इसको पढ़ें और फिर हमारा वीडियो देखें, आपको कन्फर्म है कि सारी चीज़ें क्या होगी, एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आएगी। और बढ़िया से पढ़ें। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी, ज़रूर समझ में आ रही होंगी। आप इस वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, खूब सारा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। वंदे मातरम, वंदे मातरम।